वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 2 टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करा सकूँ, नहीं तो फिर आपको थर्ड लेसन में दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड आर्टिकल के साथ, जिसमें है चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इमर्जिंग इंडिया। तो देखते हैं, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छी आर्टिकल है। सो आइए स्टार्ट करते हैं चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इमर्जिंग इंडिया। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि एनएसए के यहाँ पे अजीत डोवाल है, इनके द्वारा कहा गया कि अगर सिविल सोसाइटी को सबवर्टेड, डिवाइडेड और मैनिपुलेटेड करना है तो इससे हमारी जो इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है वो कहीं ना कहीं हर्ट होगी। तो हमारी सोसाइटी जो है एक साथ रहनी चाहिए, इसमें डिवीज़न नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी इंटीग्रिटी और जो इंटरेस्ट है हमारे नेशन में वो कहीं ना कहीं ये हर्ट होगी और क्वेश्चन मार्क भी अराइज होंगे। तो और देख लेते हैं बातें। एनएसए के द्वारा ये एम्फसाइज़ किया गया है कि सिविल सोसाइटी ये एक न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर है। कहने का मतलब है कि इसको आप लोग फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं, वॉरफेयर भी कह सकते हैं। तो अगर फोर्थ जनरेशन कह रही हूँ तो फिर आपके मन में होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है। तो देखिए यहाँ पे आगे बताऊँगी, लेकिन इससे पहले आप देखो कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे स्टेट अपनी मोनोपोली अगर लूज़ कर देते हैं और वो फाइट करते हैं नॉन स्टेट एक्टर से, जैसे कि अगर टेरर ग्रुप से फाइट कर रहे हैं, इंसर्जेंट से ये फाइट कर रहे हैं, तब उसको हम लोग फोर्थ जनरेशन कहते हैं। अब आप पहले ये समझो कि फर्स्ट जनरेशन क्या था। फर्स्ट जनरेशन कहने का मतलब है कि एक फॉर्म में बैटलफील्ड होता था, मीन्स एक युद्ध का ग्राउंड होता था, वहाँ पे आके लोग युद्ध करते थे, 2 राज्य 2 कंट्री आपस में युद्ध करते थे। सेकेंड जनरेशन में आप देखो आर्टिलरी फायर भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा एडवांस हुए हम लोग। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि और स्पीड हुए, सरप्राइज़ हुआ, इनफिल्ट्रेशंस देखने को मिला, एनिमी की मिलिट्रीज़ वगैरह। तो ये सब क्या हुआ ना कि पहले तो हम लोग युद्ध में लड़ते थे, फील्ड में, बैटल फील्ड में लड़ते थे, फिर थोड़ा सा हम लोग जो है वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल करने लगे और फिर जो है और भी मिलिट्री पावर हमें मिल गई। अब फोर्थ जनरेशन है जहाँ पे मोनोपोली की बात की जाती है। मोनोपोली कहने का मतलब है कि एक राज्य में सिर्फ एक ही इंसान का दबदबा, या फिर आज की डेट में आप देखो कि ऐसा कहा जाता है कि ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग ऐप है उनकी अपनी खुद की मोनोपोली वो क्रिएट कर रखे हैं। रिटेल शॉप जो है उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे आप देखो कि नॉर्थ कोरिया के जो वहाँ पे लीडर है वो पूरे नॉर्थ कोरिया को अपने अंदर रखे, जो वो बोलते हैं वही चीज़ें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती है, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर रखे हैं। फाइन। तो यही चीज़ें हैं कि अगर स्टेट अपनी मोनोपोली को लूज़ कर देते हैं और वो फाइट करते हैं नॉन स्टेट एक्टर से, जैसे कि आपका टेरर ग्रुप वगैरह हो गए, तो उससे हम लोग फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। इसी के साथ आप देखो कि इंडिया को यहाँ पे इफेक्टिव रोल लेकर आने की ज़रूरत है सिविल सोसाइटी की, जिससे कि हमारा जो सपना है ना कि हम लोग न्यू इंडिया बनाएं, न्यू भारत हम लोग बनाएं, वो भी 2024 तक। तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग यहाँ पे भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जो सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले ये समझना होगा कि सिविल सोसाइटी होता क्या है और इनके क्या रोल है। सिविल सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी सोसाइटी जो कि लोगों से बनी है और इसकी ओरिजिन हमारी एंशिएंट टाइम से, इट मीन्स कि पुराने टाइम से जो यहाँ पे ओरिजिन है, उसी धारणा में, उसी आइडियोलॉजी में चलते हुए लोग जो है यहाँ तक पहुँचे और एक सोसाइटी क्रिएट किए हैं। जो रोमन वर्ड में अगर हम इसको कहें तो इसको कहा जाता है कि सोसाइटास सिविलिस, जो कि एक रूट वर्ड है जहाँ से हम लोग आज की डेट में सोसाइटी बोल रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा कहा गया है कि सिविल सोसाइटी का मतलब होता है एक एरे ऑफ नॉन गवर्नमेंटल और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस है कि जो लोगों की ग्रुप होती है वो तो सरकार से अलग है, साथ ही यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो इसलिए ऐसे लोगों की ग्रुप जिसको हम लोग एक सिविल सोसाइटी कहते हैं, जिसमें आप देखो पब्लिक लाइफ भी प्रेजेंस है, जिसमें जो है हमारे जो लोगों की जो मेंबर है यहाँ पे पब्लिक सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट, उनके वैल्यू को देखा जाता है। साथ ही किस चीज़ पे बेसिस होते हैं तो ये बेस्ड ऑन एथिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, रिलीजियस एंड फिलैंथ्रोपिक कंसंट्रेशंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बल स्वरूप आप देखो कि सारी चीज़ों को अगर मिलाओगे तो इसको सिविल सोसाइटी इन्हें शॉर्ट कहते हैं। अब सिविल सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो सिविल सोसाइटी में क्या क्या है, डेलीवर्स सोशल सर्विसेज। जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो हर एक लोगों की अलग अलग समस्या है, अलग अलग नीड है। जैसे अगर बच्चे हैं तो उनको पढ़ना है, उनकी हेल्थ की ख्याल रखनी है। मैटरनल अगर यहाँ पे आप देखो वुमेन वगैरह है तो उनकी हेल्थ की ध्यान रखनी है। कुछ ओल्ड एज पर्सन है तो उनकी अलग से ध्यान रखनी है। तो जितने तरीके की योजना, जितने तरीके की स्कीम्स वगैरह है तो वो लोगों तक पहुँच सके। तो ये होता है कि सिविल सोसाइटी का रोल है कि लोगों को जिस तरीके के एज के लोग हैं और जिस तरीके की नीड है वो वहाँ तक पहुँच सके। ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेशन है, सब मिलजुल कर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
साथ ही इनकरेज करना है न्यू लाइवलीहुड प्रोग्राम, एक अच्छी तरीके से जीवन को व्यतीत करे और आगे बढ़े और एक अच्छा लाइवलीहुड प्रोग्राम हो, इस तरीके का यहाँ पे इनकरेज भी करना है। इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट हो, सिविल सोसाइटी में जितने ग्रुप्स ऑफ मेंबर होते हैं, लोग होते हैं, वो एक कुछ ऐसा मिलके काम करे जिससे कि इनकम जनरेट हो। जब तक इनकम जनरेट नहीं होगा तब तक तो कोई किसी चीज़ की ग्रोथ जो है हम लोग मान नहीं सकते। एडवोकेसी है, इट मीन्स कि किसी के साथ गलत नहीं होना है। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोविज़न है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस है, गवर्नेंस, इम्प्रूव्ड गवर्नेंस कहने का मतलब है कि जैसे सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स लाए जाते हैं तो वो स्कीम्स तब तक उसकी कोई मायने नहीं है जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लोगों को उनसे फ़ायदा ना हो, बेनिफिट ना हो। वो लोगों को फ़ायदा होना चाहिए जिनके लिए सोच कर ये स्कीम्स में प्रोविजंस डाले जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर अगर इम्प्लीमेंट हो पा रही है, लोगों को सच में फ़ायदा हो पा रहा है, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ, गवर्नेंस में भी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी देनी चाहिए डिफरेंट फील्ड में, जहाँ पे भी उनको जो भी स्किल एक्वायर करनी है उस फील्ड में। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक रिलीफ और रिहैबिलिटेशन है। अगर मान लीजिए आप देखते हो कि बहुत सारे एक बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं रहते हैं, या फिर वो बाहर पढ़ने चल जाते हैं, या फिर कुछ तो छोड़ के भी चले जाते हैं, तो वैसे ओल्ड एज पेरेंट्स का जो है उनको ख्याल रखना चाहिए, उनको ओल्ड एज होम में रखना चाहिए जिससे उनका प्रॉपर केयर हो सके। कुछ ऑर्फन बच्चे भी होते हैं जिनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उनके लिए भी टेक केयर करना, उनको रिलीव करना, रिहैबिलिटेट करना, कुछ न्यू स्किल्स उनको प्रोवाइड करना, कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करनी, तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और दीज ऑल कम्स अंडर द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये बातें हुई। अब समझते हैं कि कैसे ये इमर्जिंग इंडिया है और कैसे इमर्जिंग इंडिया में आप देखो कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल है और कैसे ये चेंज हो सकता है, मीन्स हमें क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नेंस लेवल पे देखें तो हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आना होगा, सिविल सोसाइटी की जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव हो हमारे राज्यों में भी और मार्केट में भी। इससे क्या होगा कि गुड गवर्नेंस भी प्रमोट होगा, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी निकल कर आएगी, इफेक्टिवनेस होगा, ओपननेस होगी, लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी कि कोई देखे या ना देखे बट लोगों तक जो है जो बेनिफिट है, लोगों को जो भी यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड किया जा सके। सिविल सोसाइटी जो है अपने ट्रेडिशनल रोल से भी ये बियॉन्ड जाकर काम करते, और गवर्नमेंट की कुछ जो मैकेनिज्म है जैसे सिविल ऑडिटिंग करना या सोशल ऑडिटिंग करना, लोगों से जाकर पूछना कि जो भी सरकार की स्कीम है, जैसे कि ओल्ड एज पीपल से आप सीखो, कुछ दिव्यांग लोग भी रहते हैं, उनसे पूछो कि उनके लिए जो सरकार काम कर रही है क्या उनसे वो सहमत है कि नहीं है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे आउटकम्स भी मॉनिटर करते रहना, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी क्या आउटकम्स है। आउटकम्स कहने का मतलब कि लोगों को बेसिक चीज़ें उस प्रोग्राम के थ्रू मिल पा रही है कि नहीं। साथ ही साथ ये जो सिविल सोसाइटी है ये इंश्योर करते हैं राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन है जो कि RTI एक्ट के लिए बनाया गया है। तो ये जो है कि हाँ, हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं ना उनको इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि हमारा अधिकार है कि सरकार कुछ काम कर रहे हैं और हमें अगर शंका है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग उनसे अराइज कर सकते हैं। सोशल लेवल पे अगर देखें तो सिविल सोसाइटी की जो है रोल है वो है कि यहाँ पे वॉइसलेस को अनेबल करना, अनऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ की इंटरेस्ट को यहाँ पे लाना, जो लोग आवाज़ नहीं उठाते, जिन लोगों की कुछ नीड है, कुछ रिक्वायरमेंट है बट वो आगे आकर नहीं बोलते, तो उनके लिए आवाज़ उठाना, अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जो है उनकी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि एक NGO है जैसे कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है, वर्ल्ड विज़न है, आरंभ इंडिया है, इनके द्वारा काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया गया है कि कैसे अवेयरनेस, इट मीन्स कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है ना उसके लिए अवेयरनेस कैसे जनरेट करें, कैसे बच्चों को बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैड टच एंड गुड टच। तो ये सारे आप देख सकते हो कि NGO के द्वारा बहुत बेटर तरीके से काम किया जा रहा है। अगर इकोनॉमिक बेसिस में देखें तो ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि कैसे हमारे जो रिफॉर्म है उसको किस तरीके से और आगे लेकर जाया जाए। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जिसका नाम बदलकर अभी मनरेगा रख दिया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो कि जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स पीपल के लिए काफ़ी अधिकार होते हैं यहाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट है कि बच्चे जो है 6 साल से उनको 14 साल तक फ्री एजुकेशन मिले और सबको पढ़ने का अधिकार है। अपकमिंग राइट टू फूड बिल भी आ रहा है ये, और लैंड एक्विजिशन एक्ट है। ये कुछ ऐसे लॉज है जिनका आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको बेसिक लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ ही अगर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया जो कि आज की डेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट आवर इन्वायरमेंट, साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ है इन पे सब बात करते हैं। इवन अभी भी आप देखो जो मिस यूनिवर्स की भी कॉन्टेस्ट हुई थी उसमें भी उनके द्वारा यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारी इंडिया की मिस यूनिवर्स बनी है, तो वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना अच्छा जवाब दी जो कि उनको आज के डेट में वो खिताब मिला है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन्वायरमेंट मूवमेंट हमारे इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है ना इसकी कैंसिलेशन हो रही है। अगर जैसे ये सिविल सोसाइटी एजिटेशंस आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। फॉर इंस्टेंस अगर देखें स्टेट लेवल पे लोकल एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे चिल्का लेक है उसको सेव करने के लिए, खंदर फॉल प्रोटेक्ट है, ये आप देखो, ऑलिव रिडले जो टॉर्टॉइज है जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, साथ ही कोस्टल बीच प्रोटेक्शन मूवमेंट है। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे मूवमेंट चल रहे हैं जो कि आज के डेट में आप देखो कि इसके बारे में बातें होती है। पॉलिटिकल पॉइंट के हिसाब से देखें तो सिविल सोसाइटीज़ जो है किस तरीके से न्यू जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है ये मॉनिटर करते हैं। बेसिकली अगर सोसाइटी में हार्मनी है, सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहे हैं। तो सिविल सोसाइटी का ये भी रोल है कि अपने अगल बगल जो है लॉज एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करे। कुछ समझते कि क्या क्या चैलेंजेस है सिविल सोसाइटी के सामने, जैसे कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी। मीन्स आप जानते हो कि बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। इवन आप देखो कि हमारे जो पहले के जनरेशन है वो नहीं जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ कैसे करते हैं। इवन आप देखो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग हैं जो कि नहीं जानते। तो डिजिटल लिटरेसी मीन्स आप लोग जो है एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इवन लैपटॉप में भी और जो सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप में उसे भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लैंग्वेज है, एसेसिबिलिटी बैरियर्स है, कुछ लिमिटेड डेटाज भी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जो कि फर्दर इस सारे सीनैरियो को कंपाउंड कर रहे हैं। सो पहली चैलेंजेस क्या है, टेक्नोलॉजी। सेकंड है इकोनॉमिकल, जो डिपेंडेंसी है डोनेशन का, ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को टाई अप करके रखती है, जिससे बहुत सारे जो एनजीओ है ना वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट फेस करते हैं और वो सारे अपने एम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। इवन आपको पता है कि FCRA है जिसके थ्रू ये कहा गया है कि जो डोनेशन वगैरह है, बहुत सारे NGOs जो है अगर फॉरेन डोनेशन कर रहे हैं तो उनका भी लिमिट सेट कर दिया गया है, उनको भी बताया कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आज की डेट में NGOs फेस कर रहे हैं। सोशल बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आप देखो कि जो एजेंडा है लिबरलाइजेशन का ये कम होते जा रहा है। जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है इसकी क्लियरेंस कभी कभी नहीं देखने को मिलती है। इवन बहुत सारे लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो भी एग्जिस्टेंस को लेकर और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है ना इसको लेकर। अगर पॉलिटिकल बेस में देखें तो 2015 में जो सेंटर है उनके द्वारा आप देखो कि जो ई-फिलिंग रिक्वायरमेंट है वो बढ़ चुकी है। NGO भी आप देखो कि यहाँ पे क्वार्टरली फिल करे जो फॉरेन ग्रांट्स वगैरह है, जैसे कि सेंटर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। इवन 10,000 के अराउंड जो है FCRA रजिस्ट्रेशन इन 2015 के अकॉर्डिंग, इसमें आप देखो कि बहुत सारे जो NGOs थे उनकी रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल कर दिया गया। 2017 में आप देख सकते हो कि 4,943 NGOs हैं। तो NGOs अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश भी होनी चाह रही है तो भी नहीं हो पा रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसमें कि फॉरेन फंड्स को ये देखा गया है कि इंडिया में इंटर हो रहे, तो वो यहाँ पे फंड एक्टिविटीज़ में जो है वो यूज़ हो रहे थे, बट फिर भी इसके कारण जो है नेशनल पीस और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो चुकी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि सिविल सोसाइटी के सामने हैं। एक टेक्नोलॉजिकल है, एक आपका इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है एंड सिक्योरिटी है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे ज़रूरत है कि अकाउंटेबल रहे अपने नॉर्म्स को लेकर, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर, कि उनको काम करना है तो वो करे। ज़रूरी नहीं है कि लोग उन्हें देखें, उन्हें कोई भी ऑडिट करे तभी वो अच्छा काम करेंगे दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए काम करेंगे। नहीं, उनको अपना काम करना है तो उनको करना चाहिए। फंडिंग की जो प्रॉब्लम है, फंडिंग की जो बैरियर आ रही है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करना होगा। साथ ही यहाँ पे बेस्ट टैलेंट को हायर करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं जिससे कि बेस्ट ऑफ टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट हो सके, जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजिकल अगर बात करें तो इसको सरकार के साथ, फंडर्स के साथ और अदर जो सिविल सोसाइटी पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सरकार है, प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनको ज़रूरत है कि अपनी एवेबिलिटी, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनकी एवेबिलिटी को वो प्रायोरिटाइज़ करें और कनेक्ट करें। जब यहाँ पे सोशल सोसाइटी इंटीग्रेट्स करे प्रोग्रामेटिक रिस्पांस, वो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी भी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें कि हम लोग कह रहे हैं कि आज की डेट में सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो चेंज हो रहा है और चेंज करने की भी ज़रूरत है। बिकॉज वी आर लिविंग इन न्यू मॉडर्न इंडिया एंड हम लोग की सपने भी है कि हम लोग एक न्यू इमर्जिंग इंडिया लेकर आए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सिविल सोसाइटी, उनके रोल देखे, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और कैसे इमर्ज हो सकते हैं,
क्या क्या चैलेंजेस है एंड वे फॉरवर्ड। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। पॉलिटी के बुक में एम लक्ष्मीकांत में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे आपको कुछ न्यू एंगल देखने को मिलेगा और चीज़ें आपकी यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वन डे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। क्यों? क्योंकि 25 साल हो चुके हैं इस पेशा का, जो कि यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इस पेशा के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये पंचायती राज जो लाया गया था वो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इसी में आप देखो कि यहाँ पे पंचायती सिस्टम जो है वो शेड्यूल एरिया में आपका एक्सटेंड करने के लिए रखा गया, जो कि इसको पेशा एक्ट कहते हैं 1996 का। आर्टिकल कौन सी है? तो 243M है हमारे संविधान का, जिसमें एग्जेम्प्ट किया गया है 5th शेड्यूल को, और वो भी पार्ट 9 से। बट जो पार्लियामेंट है उनको इस तरीके से एम्पावर किया गया है कि जो अगर प्रोविज़न है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का, उसको वो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं बाय लॉ। इट मीन्स कि कानून बना के। अगर हम लोग यहाँ पे रिकमेंडेशन देखें, एक कमेटी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। पेशा एक्ट को इनके बेसिस पे, इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1996 में इनैक्ट किया गया था ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए, और फिर इसको मेन स्ट्रीम में लाई गई। पेशा एक्ट, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी रीज़न है। इसको एक्सटेंड किया गया है पंचायत राज का जो प्रोविज़न है पार्ट 9 में, उसके तहत, और साथ ही साथ 5th शेड्यूल एरिया में भी, जिसमें कि आपका 10th स्टेट को जो है शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है, वो भी आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका रखा गया है। तो क्या क्या है ये 10 राज्य कौन कौन से हैं जिसको शेड्यूल एरिया कहा जाता है? सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप इन 10 राज्यों में से आते हैं कि नहीं। जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। सो ये 10 स्टेट्स हैं जिसको कि शेड्यूल एरिया कहा गया है। शेड्यूल एरिया कहने का मतलब है कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देना, कुछ यहाँ पे आपका जो है फ्रीडम देना, ठीक है, क्योंकि ये कुछ हिली रीजन्स है, कुछ यहाँ पे आपके जो है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है, कुछ टेरेन प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ पे लोग जो है वो शेड्यूल कम्युनिटीज़ के ज़्यादा रहते हैं। सो इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि ग्राम सभा का क्या रोल है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना, एंड जो कम्युनिटी है इस एरिया में, साथ ही डायरेक्ट करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो यहाँ पे डिवॉल्व करे जो पावर और अथॉरिटी है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ग्राम सभा और पंचायत को दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ये अलग से जो है पंचायत राज को यहाँ पे देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है, और उनके अधीन ये आप देखो कि ये जो एक्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे आपका हो गया ये पंचायत पेशा एक्ट के बारे में। अब देखिए मेजर पावर क्या है। इस पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा को बहुत सारे पावर दिए गए। तो क्या क्या पावर दिए गए? सबसे पहला है कि मैंडेटरी कंसल्टेशंस, अगर कोई लैंड एक्विजिशन जैसे कि ज़मीन अगर लेना है या फिर इससे रिलेटेड कोई मैटर है, तो यहाँ पे बिल्कुल है कि ग्राम सभा से कंसल्ट करना है। कोई एलिनेशन ऑफ लैंड हो रहा है या फिर एलिनेटेड लैंड को अगर रीस्टोर करनी है, कोई बंजर भूमि है, कोई ख़राब है, उसको सही से अच्छे तरीके से रीस्टोर करनी है उस ज़मीन को, तो कंसल्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये मैंडेटरी रखा गया है ग्राम सभा के। सेकेंड है कि रीसेटलमेंट करना और रिहैबिलिटेशन करना, और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज वगैरह यहाँ पे रखना, किसके लिए? माइनर मिनरल्स के लिए। तो माइनर मिनरल्स के लिए भी यहाँ पे ग्राम सभा के पास पावर है। माइनर मिनरल्स में ये समझ गए कि लीज़ में अगर देनी है माइनिंग करने के लिए, तो ये भी आपका पावर किसके पास है? तो ग्राम सभा के पास। एंड देन यहाँ पे आप देखो कि रेगुलेट करना या फिर रेस्ट्रिक्ट करना, किसी भी तरीके का जो लिकर होता है उसको कंजप्शन करने के लिए या फिर सेल करने के लिए अगर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि शराब वगैरह नहीं इसकी कंज्यूम करनी है, तो ये भी पावर ग्राम सभा के पास है। साथ ही विलेज की जो मार्केट होती है उसको मैनेज करना है। मनी लेंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है, जैसे मनी वगैरह दिया जाता है शेड्यूल ट्राइब्स को, तो इनको भी यहाँ पे कंट्रोल करना, ये सारी पावर आपका ग्राम सभा के तहत है। साथ ही कंट्रोल करना इंस्टीट्यूशन को, फंक्शनरीज़ को, जो कि सारे सोशल सेक्टर में हो रहे हैं और लोकल प्लान्स में हो रहे हैं। साथ ही माइनर जो वाटर बॉडीज़ है उनको भी यहाँ पे मैनेज करना, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इनके भी ओनरशिप को यहाँ पे मैनेज करना। सो दीज ऑल द एक्टिविटीज़ कम्स अंडर द ग्राम सभा, एंड दीज आर द मेजर एरिया वेयर यू विल सी द मेजर पावर ऑफ ग्राम सभाज। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे कि पेशा एक्ट की प्रोविज़न क्या क्या है, इसे समझिए। सबसे पहले है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, इस फंडे को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप देखो कि रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया, अर्बन एरिया में यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पंचायती राज है, तो ये दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसलिए लाया गया
क्योंकि एक तो प्रोसेस डिसेंट्रलाइज हो, साथ ही जो लोकल लेवल पे और जो नीचे स्तर पे जो लोग हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, साथ ही लोकल सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरिया अर्बन एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही आप देखो कि सारे स्टेट पंचायती राज एक्ट जो है वो 5th शेड्यूल एरिया के लिए, तो उनके पास कुछ साइलेंट फीचर्स है, ये देख लीजिए। सारे स्टेट लेजिस्लेशन जो कि पंचायत के, तो वो यहाँ पे कस्टमरी लॉज के साथ कंफर्मिटी करते हैं, साथ ही सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी जो कि आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज का है। साथ ही एवरी विलेज जो है उनका अपना अलग से एक ग्राम सभा होता है, जिसमें कुछ लोग होते जिनका नाम यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स में हो उस पंचायत का, और साथ ही साथ विलेज लेवल पे, फाइन। साथ ही हर एक ग्राम सभा जो है इनका अपना एक सेफगार्ड है और प्रिजर्व है जो ट्रेडिशन और कस्टम ऑफ पीपल्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो ट्राइबल एरियाज़ में लोग रहते हैं या फिर जो गांव में लोग रहते हैं, कुछ आइसोलेशन में भी रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, तो उनका अपना खुद का ट्रेडिशन है, कस्टम है, जिनको वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। उनकी अपनी खुद की कल्चर आइडेंटिटी है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है, कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, तो ये सारा काम वो लोग आपस में ही कर लेते हैं। हर एक पंचायत का आप देखो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है, एज यू नो वेरी वेल कि मिनिमम 50% जो है वो यहाँ पे आपका सीट रिजर्व होता है चेयरपर्सन ऑफ पंचायत का, वो भी सारे लेवल पे। और ये आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है आपका ये यहाँ पे रिजर्वेशन होती है मिनिमम 50%। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ग्राम सभा को देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि सारे डेवलपमेंट वर्क जो कि गांव में हो रहे हैं उनको यहाँ पे आगे लेकर आना है, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करनी है, सर्टिफिकेट वगैरह इश्यूज़ करनी है जिससे कि फ़ंड का बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। सो दीज आर द प्रोविजन ऑफ पेसा एक्ट, जो कि आप देखो सबसे फर्स्ट है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को यहाँ पे प्रमोट करना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, साथ ही साथ यहाँ पे जो लोकल पीपल की अपनी कस्टमरी लॉ, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको कंजर्व करना। साथ ही यहाँ पे हर एक विलेज में आपको सेपरेट ग्राम सभा देखने को मिलेंगे। हर एक ग्राम सभा में जो है उनकी अपनी खुद की ट्रेडिशन और कस्टम्स है जिसको वो प्रिजर्व करते हैं। हर एक पंचायत है जिनमें कि आप देखो कि ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा देखें तो यहाँ पे आपका क्या है कि सारे डेवलपमेंट वर्क जो है वो विलेज में जितने भी होते हैं उनको अप्रूव किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। अब पेसा एक्ट जो लाया गया इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदा है इसका? सबसे पहला है कि यहाँ पे ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है, बहुत सारे रोल्स यहाँ पे फंक्शंस, पावर वगैरह दी गई है, तो जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स वगैरह है इन सबको अप्रूव करने का अधिकार जो है वो ग्राम सभा के पास है। ट्राइबल इंटीग्रेशन भी है, डिसेंट्रलाइज जो गवर्नेंस है, इससे क्या हो पा रहा है कि जो ट्राइबल पीपल्स की समस्या है वो यहाँ कहीं ना कहीं कम हो रही है। एक ट्रस्ट यहाँ पे आपका निकल कर आ रहा है कि हाँ जो ट्राइबल्स पीपल है उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको भी मेन स्ट्रीम में काउंट किया जाता है। साथ ही हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पेसा के द्वारा आप देखो ट्राइबल पीपल्स को इतना एम्पावर किया गया है ग्राम सभा के द्वारा कि वो उनकी कनेक्शन तो वो इकोसिस्टम के साथ होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्राइबल पीपल्स है वो अधिकतर जंगलों में रहते हैं, तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उनको बेचने का भी अधिकार उनको दिया गया है। तो ऑब्वियस है कि इकोसिस्टम भी हमारा प्रमोट हो पा रहा है ग्राम सभा के द्वारा। ट्राइबल पीपल्स जो कि जंगलों में आसपास रहते हैं तो उनको ये पावर दिया जाता है कि आप कंजर्व करो, प्रिजर्व करो। जैसे 2013 की ही आप बात ले लो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया था उड़ीसा के गवर्नमेंट को कि वो ग्राम सभा की परमिशन सीख करे, वो भी बॉक्साइट माइनिंग के लिए। और कहाँ कहाँ, तो उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि कालाहंदी है, रायगढ़ है, तो इसमें जो है बॉक्साइट माइनिंग के लिए परमिशन की बात कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ ना कि माइनिंग जो है नियम मिगरी जो हिल्स है इसमें कैंसिलेशन हो गई। तो इस तरीके से आप देखो कि कोई भी माइनिंग का भी एक्टिविटी अगर चलाना है तो इसमें भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऑर्डर दिए जाते हैं, तो ये भी बात है। साथ ही ट्राइबल इंटरेस्ट और राइट्स को भी सेफगार्ड रखा गया है, जो कंट्रोल है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, फंक्शनरीज के ऊपर। तो इससे क्या है कि हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है, रीजन है, आइडेंटिटी है, इसको प्रोटेक्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है। साथ ही साथ राइट्स है जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी प्रोवाइड किया गया है। ये तो सारी बातें हो गई। इसी के साथ आपको ये समझना होगा कि पेसा एक्ट की लिमिटेशन क्या है। अगर पेसा की बात करें तो इनका जो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन देखते हो, ये ट्राइबल कम्युनिटी के लाइवलीहुड को काफ़ी एडवांस करते हैं। इट मीन्स कि मेनली पेसा एक्ट जो है वो ट्राइबल पीपल्स के लिए ही आप देखो कि इनकी लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। पेसा रूल्स में अगर आप देखो तो मेजर ट्राइबल स्टेट कौन कौन से हैं हमारे देश में? फर्स्ट वन इज़ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये 4 राज्य है जहाँ पे आपको ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल होता है और कानून को बाईपास करके। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि ज़मीन यहाँ पे लेनी है, एक्विजिशन ऑफ लैंड करनी है,
तो ये अदर एक्ट के अंदर होता है, जिसके कारण आप देखो कि जो पेसा की स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होती है। और यहाँ पे क्यों वॉयलेट हो जाती है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि ट्राइबल लैंड का सेफगार्ड करना है, साथ ही ग्राम सभा की कंसेंट लेनी है। जैसे कोरबा डिस्ट्रिक्ट है ना छत्तीसगढ़ का, तो अथॉरिटीज़ के द्वारा डिसाइड किया गया था कि जो लैंड एक्वायर किया जाएगा वो कोल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957 के थ्रू इस्तेमाल करके, इट मीन्स कि कानून भी अलग इस्तेमाल करके जो है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस की जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को फ़ायदा हो जाए। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखो कि 2010 की स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, ये आपका पेसा एक्ट है आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा का, तो इनका जो स्टेटस है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा हाईलाइट किया गया था कि जो कानून है पेसा की जो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रही है वो बहुत ही बेकार है। सो ये सारे कुछ लिमिटेशन बताए गए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम्पल भी है, जो खुंटी डिस्ट्रिक्ट है ना झारखंड की, यहाँ पे 65% लोग हैं जिनका लैंड जो है वो एक्वायर्ड कर दिया गया था, यानी कि सरकार के द्वारा ले लिया गया उनसे बिना पूछे। तो ये चीज़ें हैं। उसी के साथ आपको गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे 26% ऑफ लैंड एक्वायर कर लिया गया था। तो इस तरीके की हरकत भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पेसा एक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है जब से इसको लाया गया है आज तक। अब वे फॉरवर्ड में यहाँ बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि सबसे पहले जो म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्सटेंशन टू द जो मेसा है, इनको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो बुरिया कमेटी है, इन्हीं के द्वारा पेसा और मेसा ये दोनों रिकमेंड किए गए थे, और पेसा जो लाया गया था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड जो मेसा लाया गया वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पे 5th शेड्यूल एरिया में लाया गया था। बट अर्बन ट्राइबल्स एरियाज़ जो है ना वो अभी भी आप देखो मेसा के अंदर है, तो ये बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। सेकंड है कि पेसा रूल्स को फ्रेम करना ज़रूरी है। जो रिमेनिंग राज्य है ना वो यहाँ पे पेसा रूल्स को ज़रूर फ्रेम करे, और साथ ही साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज मॉडल रूल्स है 2009 का, इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। कन्वर्जेंस करना चाहिए पेसा को अदर रेगुलेशन के साथ, ये ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर हम लोग ट्राइबल पीपल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, साथ ही राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन है। इसी के साथ आप देखो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है 2013 का। तो ये सारे कानून इसलिए लाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल राइट्स और कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही न्यू ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल भी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उनको एक न्यू डेवलपमेंट मॉडल भी क्रिएट करना चाहिए जिससे कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। अदर स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत है, जैसे कि लैंड एलिनेशंस जो ट्राइबल्स के बीच में किया जाता है उसको कम करे, फोकस करे कि कैसे बेटर तरीके से यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो सके, और किस बेसिस पे, तो हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों प्राइम सेक्टर होते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ टॉकिंग अबाउट द पेसा। बट ये भी आपको समझना होगा कि ये जो पेसा कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले है कि पेसा कानून के बारे में जो है ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए कानून लाया गया है, बट ये जान के आपको हैरानी होगी कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ही इनके बारे में पता नहीं होता। साथ ही पेसा इम्प्लीमेंटेशंस जो है ये लोगों के द्वारा देखा जाता है जो कि वो समझ नहीं पाते हैं ट्राइबल कल्चर को। साथ ही गैप है एडॉप्शन का, इट मीन्स कि यहाँ पे जो बातें लेटर में लिखी गई है और जो होनी चाहिए एक्चुअल तरीके से, इन दोनों में गैप देखने को मिलता है। साथ ही लिमिटेड ऑटोनॉमी है ग्राम सभा और पंचायत का, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और इकोसिस्टम को भी यहाँ पे मदद दिया जाता है। साथ ही नॉन कॉम्प्लाइंस है और वॉयलेशन बहुत होती है। पेसा की जो प्रोविज़न है इसमें वॉयलेशन देखने को भी मिला है। सो ये सारी बातें हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किए। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और जितने भी अभी तक आप पढ़े हो तो उसकी एक अच्छी रिवीजन हो गई। इट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग बेसिक फैक्ट्स देखें कि पेसा एक्ट के बारे में, देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेजर पावर समझे कि ग्राम सभा की क्या पावर है, देन यहाँ पे प्रोविजंस देखें डिटेल में, एंड इसका क्या फ़ायदा है, चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, एंड एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक कंक्लूजन हम लोग देखें। फाइन। अब इसी के साथ आप लोग इसको भी देखो कि पंचायत का क्या रोल है सर्विस डिलीवरी में। रिसेंटली एक वर्कशॉप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो कि मैसूरू डिक्लेरेशन इसका नाम है, सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत, इसको साइन किया गया था। अब ये है क्या, तो मैसूरू डिक्लेरेशन जो कि यहाँ पे 16 राज्यों से लोग जो है वो पार्टिसिपेंट यहाँ पे साइन किए थे, और सारे यानी कि जो रोल आउट किया गया था कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी पंचायत के द्वारा। तो ये चीज़ें आप देखो कि 1 अप्रैल 2022 से ये आपका जो है एक पंचायत के द्वारा जो कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए कम से कम, वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो डिक्लेरेशन है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस रिकॉग्नाइज करती है। इसका एम है कि सबसे पहले आप देखो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, वो भी ग्रास रूट लेवल पे। ऑब्वियस है कि अगर हम लोग पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे नीचे दल के लोग हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए।
अब देखते हैं कि क्या पंचायत को सूटेबल बनाती है जिससे कि पब्लिक सर्विस की जो डिलीवरी है वो बेटर तरीके से हो सके। जैसे कि आपको पता है कि पंचायत को यहाँ पे मेंटेन किया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो टोटल जो 11th शेड्यूल लाई गई थी, देखिए 11th शेड्यूल लाई गई थी जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और 12th शेड्यूल लाई गई थी जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। तो यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज में टोटल 29 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में टोटल कितने यहाँ पे सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो 11th अगर हम लोग शेड्यूल में देखें तो 29 सब्जेक्ट है जिसको रखा गया है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि जितनी भी बेसिक सर्विसेज है 243G आर्टिकल के तहत वो यहाँ पे आपका जो है इसको बेसिक सर्विस लोगों तक पहुँचाना है, सर्विस लोगों तक पहुँचाना है। किस किस एरिया में? तो हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, ड्रिंकिंग वाटर है। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स भी है, क्योंकि आप देखो कि ग्रामीण लेवल पे लोगों के पास पीने का पानी होना चाहिए। लोग अगर ऐसी कुछ खाने खा रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन होनी चाहिए, एजुकेशन शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है। साफ़ सफाई रहेगी तो हेल्थ इश्यूज़ कम निकल कर आएंगे। सबसे पहले अगर पॉजिटिव अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ग्राम सभा को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो कुछ प्लान बना सकते हैं, और प्लान अगर बना है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोकल लेवल पे। साथ ही डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है लोगों का, ठीक है। तो लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे समझ में आता है कि लोगों की जो परेशानी है वो यहाँ पे उस पर बातें होती है। सोशल इंक्लूजन है। कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखो कि यहाँ पे रखा गया है कि वीमेन की जो सीट्स है पंचायती में वो 1/3 यहाँ पे रिजर्व होनी चाहिए। अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात करें जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है पंचायत में, तो उनकी भी इंश्योर करनी चाहिए कि पार्टिसिपेशन हो विलेज लेवल गवर्नेंस में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो कोई भी भाग जो है, कोई भी वर्ग यहाँ पे छूटा नहीं है, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो। इट मीन्स कि 21 ईयर्स मिनिमम चाहिए पंचायती यहाँ पे ग्रुप में मेंबर बनने के लिए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फॉर इंस्टेंस देखिए अगर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के कंटेक्स्ट में, तो जो विमेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर्स है ना वो काफ़ी एक्टिव रोल प्ले की है कि इसमें तो पोलियो इरेडिकेशन में, जैसे आपको पता है 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, तो इसमें आप लोग हमेशा देखे होंगे कि आपके घर में भी अगर बच्चे को पोलियो ड्रॉप दी जाती है तो ये महिलाएं ही देती है, या फिर अगर आप लोग जाते हो पोलियो ड्रॉप दिलाने अपने बच्चों को तो वहाँ पे भी महिलाएं रहती है। तो महिलाओं का सबसे बड़ा रोल यहीं पे देखने को मिला। हेल्थ कैंप्स वगैरह जो लगाया जाता है उसमें भी महिलाएं काफ़ी एक्टिव रहती है। साथ ही महिलाओं के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि पंचायती राज के कारण जो है सोशल इंक्लूजन हो रही है। साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मनरेगा स्कीम से देखने को मिलेगा। एक्चुअली मनरेगा में क्या है ना कि यहाँ पे 100 डेज़ की गारंटीड जॉब होती है। जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया एक हफ्ता के बाद से जो है आपका ये एकदम मैंडेटरी है कि काउंट होने लगता है, और पर डे आपको चार्जेस मिलते हैं जो कि 202 रुपीज़ है। फाइन। तो यहाँ पे आप देखो अकाउंटेबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण इसलिए क्योंकि 100 डेज़ जो है यहाँ पे लोगों को जॉब मिलता ही है जो कि अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। यहाँ पे कोई देखे या ना देखे, इसमें कुछ भी बातें यहाँ पे आपकी छुपती नहीं है। सोशल ऑडिट होती है जिसके तहत ये पता चलता है कि गांव वाले लोगों को जो अनस्किल्ड है, जिनके पास कोई काम करने के लिए स्किल नहीं है, तो वो यहाँ पे काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस भी है, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे प्रॉक्सिमिटी टू वोटर्स हैं, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी को जानते हैं बेटर तरीके से। और यहाँ पे नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से भी बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइज करना, इट मीन्स कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब नेशनल या फिर ग्रास रूट लेवल पे करना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे, और एक अच्छी बेसिक सर्विसेज की जो प्रोविज़न है वो हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। सो अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 17 गोल्स हैं, और इसमें आपको बताना है कि गोल नंबर 3 और गोल नंबर 4 में क्या है। क्योंकि देखिए मैं कई बार यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, कई बार आपको बता चुकी हूँ, अब आपकी बारी है कि आप मुझे जवाब दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेसन जब यहाँ पे लूँगी तो आपके साथ मैं डिस्कस कर दूँगी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बॉटम अप अप्रोच है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या था कि टॉप अप अप्रोच होता था, यानी कि ऊपर से देखा जाता था फिर नीचे तक पहुंचते थे। तो ऊपर में ध्यान दिया जा रहा था सारे लोगों के लिए जो अच्छे स्टेटस वाले लोग थे, लेकिन बेसिक जो सर्विस होनी चाहिए, बेसिक जो स्कीम्स की ज़रूरत होती है वो ग्राउंड लेवल पे होती है लोगों को। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये पंचायती राज आप देख सकते हो कि ये बॉटम अप है, नीचे से ऊपर देखा जाता है। इट मीन्स कि जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं ना उनकी नीड को यहाँ पे फर्स्ट फुलफिल की जाती है। और जो फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी है,
पब्लिक डिस्क्लोजर अगर आप ग्राम पंचायत का देखोगे फंड को लेकर तो ये अवेलेबल है बहुत सारे स्कीम्स में, साथ ही डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है और कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि हर एक ग्राम पंचायत में यहाँ पे आपका एरिया में मैंडेट किया गया है ग्राम स्वराज अभियान के तहत। ओके, सो दिस आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे आपका कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे पंचायत को इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस के लिए हम लोग सुटेबल कर सकते हैं। अब रोड ब्लॉक्स देखना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो भी इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विस को लेके। तो सबसे पहले है यहाँ पे कि अलाइट कैप्चर है, पावर और रिसोर्सेज जो यहाँ पे लोकल बॉडीज़ को डिवॉल्व किया जाता है ना, वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे पावरफुल अपर कास्ट पीपल के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी रोड ब्लॉक हो गई। सेकंड है कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की कमी है। आप हमेशा देखते हो कि फंड की क्रंचेस की जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो लोकल लेवल पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे पंचायत जो है उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बिना फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज के। सो इज़ इट पॉसिबल कि वो अपना काम बेटर तरीके से कर पाएंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग 90% से ज़्यादा फंड देखें जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैंडल करते हैं तो ये कुछ स्कीम के लिए करते हैं और मोस्टली ये सेंट्रल स्कीम्स होते हैं। सेंट्रल स्कीम्स वैसे होते हैं जिसमें 100% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। फाइन, तो फंड की कमी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करती है। थर्ड है स्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, कोई एक सेक्रेटेरियल सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। लोअर लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज है जो कि रेस्ट्रिक्ट करती है कि बॉटम अप प्लानिंग लेकर चले। एक्ोसिज्म है, इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि नॉन अवेबिलिटी है, इन्फॉर्मेशन तो ये है ही नहीं लोकल लेवल पे। इवन लोगों को आप देखो कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके पास सही तरीके की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, तो एक अलग प्रॉब्लम होती है। अब इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो इट मीन्स कि आप स्कीम्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि कौन सी प्रोग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। साथ ही पुअर डिसीजन मेकिंग होगी, एक अच्छा कंक्लूजन में आप नहीं पहुंच पाओगे। साथ ही लोग जो है ना, अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो फिर पार्टिसिपेट क्यों करेंगे, क्यों आएंगे ग्रुप में? तो ये सारी प्रॉब्लम है जो एक प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम इससे अराइज होती है ना, इसको हम लोग एडोसिज्म कहते हैं। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे देखते हो प्रॉक्सी क्या होता है? आप लोग कॉलेज में भी प्रॉक्सी लगाते होंगे, प्रॉक्सी अटेंडेंस। इट मीन्स कि कोई अगर आपके फ्रेंड नहीं आ रहे तो उसके बदले में आप जो है अटेंडेंस बना देते हो। तो यहाँ पे पंचपति का प्रेजेंस है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन है, अगर वेमेन नहीं आ रही है या फिर स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब से लोग नहीं आ रहे तो उनके तरफ से भी कोई होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर देते हैं। अकाउंटेबिलिटी अरेंजमेंट देखें तो आज की भी डेट में वीक है क्योंकि मैनुअल ऑडिटिंग हो रही है, ऑनलाइन हो नहीं रही है, डिजिटल हो नहीं रही है, तो फिर इसमें क्या ही सही बातें होंगी। लैक ऑफ क्लैरिटी है, जो कि अगर हम लोग डिवॉल्व्ड फंक्शंस में देखें तो क्लैरिटी की कमी है। फाइन, सो दीज आर द थिंग्स है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखो कि कुछ मेजर इनिशिएटिव है जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है जिससे कि हम लोग यहाँ पे कैपेसिटीज़ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का उसको इन्हांस कर सके। सबसे पहला है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। इसमें क्या है कि आप देखो कि ग्राम पंचायत जो है उनकी कैपेसिटीज़ को इन्हांस किया जाता है, ग्राम सभा जो है उनके पावर को इन्हांस किया जाता है, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है पंचायत में उसको प्रमोट किया जाता है और जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। मॉडल सिटीजन्स चार्टर है, यहाँ पे आप देखो डिफरेंट कैटेगरीज जो सर्विस की है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। एक रूल्स होते हैं, एक नहीं, आई मीन टू से कि ये लिस्ट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि लोगों को फॉलो करना होता है, उस एरिया के जो भी लोग हैं। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं सर्विस के जो कि सिटीजन्स को दिया जाता है पंचायत के द्वारा। साथ ही सबकी योजना सबका विकास एक इंटेंसिव और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है जिसमें कि हम लोग ग्राम सभा में प्लानिंग कर पाते हैं, वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कन्वर्स करके। और मिशन अंत्योदय है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो इंटरवेंशन है वो भी ग्राम पंचायत के साथ कि यहाँ पे ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके। ई ग्राम स्वराज है, एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि यहाँ पे प्लानिंग, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग फंक्शंस जो भी ग्राम पंचायत के उसको यूनिफाइज करती है। सो ये मेजर इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा कि वो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी को इन्हांस कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है पंचायत के द्वारा। आप देखो कि बहुत सारे राज्य है जहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छी तरीके से सर्विस डिलीवरी की गई है। केरल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो कोविड का कर्व है वो आप देखें कि फ्लैटन हो गया। इट मीन्स कि एकदम से सर्ज हुआ था सेकेंड वेव में, फिर आराम से ये फ्लैटन हो गया क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज ने बहुत अच्छा काम किया। रोबो सिस्टम देखने को मिला, यानी कि तुरंत जो है ये हेल्प दिया गया। ये आपका कुदुम श्री प्रोग्राम के तहत जो कि पंचायत के साथ मिलकर ये काम करते हैं। और बियरहाटी ये आपका ग्राम पंचायत है, तमिलनाडु की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। इनका एक स्पेशल इनिशिएटिव है जिससे कि सारे जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा मिला, इनको हेल्प मिला कि वो सोशल सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट को ये एक्सेस कर सके। साथ ही दक्षिणा कन्नाडा जिला पंचायत है कर्नाटक के, और ये हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आंगनवाड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, लोकल स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम है और यहाँ पे एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे आसाम का डिब्रूगढ़ जिला परिषद है,
उसी के साथ सिक्किम की आपको जो है ग्रेटंग लाबिंग ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा। और इसी के थ्रू आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है यूथ्स को, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। सो दीज आर द बेटर एग्जाम्पल जो कि पंचायती राज के लिए आप लोग ज़रूर कोट कर सकते हो। फाइन, अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं कि मेजर्स क्या क्या लेने की ज़रूरत है जिससे कि सच में हम लोग सर्विस डिलीवरी को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का और इफेक्टिव बना सके। तो सबसे पहला कहा गया कि पार्टिसिपेटरी लोकल लेवल प्लानिंग को इंश्योर करना होगा, जिससे ये समझना होगा कि लोकल लेवल की लोगों की नीड्स क्या है, लेवल ऑफ डिलीवरीज क्या है और किस तरीके से लोगों की जो डिज़ायर है हर एक सेक्टर्स में उसको बढ़ा सकते हैं। असाइनिंग करनी होगी, यानी कि क्लियरली डिमार्केट करे रोल्स, यानी कि पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के क्या रोल हैं। साथ ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड को कन्फाइन करे, स्टेट स्कीम्स को कन्फाइन करे, वो भी स्मॉल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को लेकर, जिससे कि जो नेशनल और स्टेट गोल्स है वो अचीव कर सके। साथ ही यहाँ पे अंडरटेकिंग है, यानी कि वेल स्ट्रक्चर्ड जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल डिवोल्यूशन का, उसको यहाँ पे लेना होगा। साथ ही कैपेसिटी प्रोवाइड करनी होगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। साथ ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो मस्ट हैव है। डिजिटलाइजेशन हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है, जैसे कि आपका GIS हो गया, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, साथ ही सैटेलाइट इमेजरी हो गई, जिससे कि हम लोग एक बेटर तरीके से अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसको ट्रैक कर सके। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ मस्ट हैव है। 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा इवन रिकमेंड भी किया गया है कि हमें ऑनलाइन ऑडिटिंग करनी चाहिए अकाउंट्स वगैरह की। ऑनलाइन ऑडिटिंग करने का 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी होती है, दूसरी बात है कि टाइम कम लगते हैं, तीसरी है कि ह्यूमन लेबर आपको कम देखने को मिलेगा, और चौथी बात है कि अकाउंटेबिलिटी रहती है, एंड फिफ्थ है कि ये डेटा और रिकॉर्ड जो है कभी भी डिलीट नहीं होगी, है कि नहीं। पेन पेपर में होता है तो वो कागज़ फट जाते हैं, भूल आ गए, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूजेस होते हैं, बट ऑनलाइन ऑडिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन में बताया गया है कि जो बॉटम अप प्रेशर है ना पीपल से, जो कि यहाँ पे इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो ये बढ़ता ही जा रहा है और इसको हम लोग इफेक्टिवली मीट कर सकते हैं सिर्फ डीपर डिसेंट्रलाइजेशन करके। डिजिटल पेनिट्रेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी। लोगों को डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे ऑपरेट कर सके, किसी भी फॉर्म को फिलअप कर सके, साथ ही वो एंड्रॉयड फ़ोन ऑपरेट कर सके, और कनेक्टिविटी रूरल एरियाज़ में बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे जो रूरल अर्बन इंफॉर्मेशन गैप है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना और जो बेटर तरीके से सर्विस डिलीवरी करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना होता है। ओके, सो ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हो और आपको समझने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हुई हो। ओके, तो ये दोनों आर्टिकल इसलिए मैं एक साथ एक ही फ्लो में पढ़ाते हुए चले गई। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी। अभी मैं वही कह रही थी कि डिजिटाइजेशन हो रही है तो डिजिटल लिटरेसी इज़ नीडेड, और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म्स, क्योंकि आज की डेट में आप देखो सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो क्यों नहीं सबसे पहले हम लोग अपने देश में डिजिटल लिटरेसी को फैलाएं। तो इसलिए डिजिटल सॉवरेनिटी कहा जा रहा है। देखिए, सिडनी डायलॉग में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया था, जो डिजिटल एज है, अब एक न्यू क्वेश्चन है हमारे सॉवरेनिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, लॉ, राइट और सिक्योरिटी के ऊपर। तो पहले आप समझिए कि आपसे अगर पूछ ले कि डिजिटल सॉवरेनिटी है क्या, तो ये एक राइट है स्टेट का कि वो अपने नेटवर्क को गवर्न करे, कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये नेटवर्क दी जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर हो, प्राइवेसी हो और कॉमर्स हो। यहाँ पे एबिलिटी है कि हम लोग अपने खुद की जो डिजिटल डेस्टिनी है उसको कंट्रोल कर सके। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर हमारा देश रिलाय है, जिसके ऊपर हमारी कंपनीज रिलाय है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सके। आज की डेट में अगर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें ना, तो वो हर एक इंडिविजुअल का पार्ट है। इवन आप भी मेरे लेसन देख रहे हो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके, मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके, तो ये एक पार्ट हो चुका है। साथ ही आप लोग देखो कि जो मार्केट है डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस का, ये कहीं ना कहीं अमेरिकन और चाइनीज़ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के द्वारा यहाँ पे आपका डोमिनेट किया जा रहा है। ये ऑब्वियस है, आप लोग भी हाथ में आप देखो कि चाइनीज़ की फ़ोन है या फिर अमेरिकन का जो इतने सारे इक्विपमेंट है और इतने सारे आपके नेटवर्क वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसलिए आप समझते हैं कि डिजिटल सॉवरेनिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले ये देखा जाता है ना कि कोई कंट्री कितना इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का किसी देश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इससे हम लोग समझ पाते हैं ना कि हाँ, एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखो कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन है, और नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, टेस्ला, उबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेटाज और बिलियंस ऑफ यूज़र्स है अराउंड द वर्ल्ड। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें कि आप देखो किसी एक कंट्री के यूज़र्स नहीं है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के यूज़र्स आपको इसके देखने को मिलेंगे।
टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी जो है ना वो रिड्यूस करना। इट मीन्स कि ये देखना कि जो फॉरेन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने देश इस्तेमाल कर रहे हैं। अनफेयर कंपटीशन देखने को मिलता है। आप आज की भी डेट में देखो कि कुछ ही ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स है जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मिंत्रा है, जो कि डोमिनेट किए हुए हैं डिजिटल मार्केट में, और बाकी जो है वो वल्नरेबल सिचुएशन में है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी यहाँ पे आपको हाथ देखने को मिलेगा, जैसे 5Gs है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब कहा गया है कि ग्रांटेड एक्सेस टू डेटा, मतलब कि डिजिटल सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है नेशंस का, इनोवेटिवनेस है बिजनेस की, और फ्रीडम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए है, और डेटा जो है वो अवेलेबल है गारंटी एक्सेस के लिए कि हाँ अगर आप ऑनलाइन अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ भी सर्च करना है तो डेटा अवेलेबल है, गारंटी है कि आप डेटा एक्सेस कर पाओगे। इंटरनल सिक्योरिटी और यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ कॉज ऑफ कंसर्न है आज की डेट में। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग डिजिटाइजेशन पे चाह रहे हैं तो आप एक बात सोच के देखो कि हमारे देश में तो हमारे डेटा को प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए तो हमारे पास कानून ही नहीं है। लेकिन पहले कानून लाइए, फिर उसके बाद आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, डिजिटल सॉवरेनिटी को प्रमोट कीजिए। तो इसलिए आप देखो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और जो यूनिटी ऑफ कंट्री है ये कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक बात है। साथ ही अगर हम लोग देखें सिटीजन्स का बिहेवियर, सबसे बड़ी बात है, आपकी बिहेवियर ये इंपॉर्टेंट रखती है कि आप किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो। डिजिटल सॉवरेनिटी का इशू क्या है, चैलेंजेस क्या है कि लैक ऑफ ग्लोबल रूल्स है। आप WTO का भी देख सकते हो, लीगल आर्किटेक्चर जो कि यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया है, और हमारे देश में भी या फिर इंटरनेशनल लीगल स्ट्रक्चर भी देखो तो वैसा नहीं है कि हम लोग कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सकें। मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस जो है यहाँ पे क्या है कि जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इसको यहाँ पे रिजेक्ट करने के लिए एक्सप्लिसिटली ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस है। एक आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, कोई जियो है, कोई वोडा है, कोई एयरटेल है, तो ये सारे हैं। साथ ही लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स जो है वो सर्विलांस को सपोर्ट करता है, सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं। एक ट्रेड बैरियर भी है। आप लोग देखो वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शन आज के डेट में है बिना किसी ट्रेडिशनल बॉर्डर्स के, तो ये बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू नॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि यहाँ पे बताया गया है। वे फॉरवर्ड में बताई जा रही है कि हमें सबसे पहले डिपेंडेंसी देखनी होगी और फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ का जो वीकनेस है उसे आइडेंटिफाई करना होगा। डिजिटल सर्विस जो है ये फर्स्ट स्टेप है जिससे कि हम लोग कैपेसिटी डिफाइन कर पाएंगे और किस तरीके से डिजिटल सॉवरेनिटी एक देश में इन्हांस करनी है वो समझ पाएंगे। कुछ फॉलोइंग 5 एरियाज़ भी बताया जा रहा है, जैसे कि क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपका स्टोरेज स्पेस देते हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट यहाँ पे डेटा है, बिजनेस टू कंज्यूमर डेटा है, 5G कनेक्टिविटी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सेकेंड एम्पावर की बात करें तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैसे पोटेंशियल जो है वो अनटैप्ड है, रिमूव करना है बैरियर्स वो भी डिजिटल सिंगल मार्केट में, इंगेज करनी है इंटरनेशनली जिससे कि हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप को बूस्ट करें और ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ डेटा को भी यहाँ पे बूस्ट करें। डेटा लोकलाइजेशन भी है कि गवर्नमेंट मेजर्स है जिससे कि आप देखो कि कंपनीज़ को कंपेल कर सके कि वो डिजिटल डेटा को लोकली स्टोर करें अपने खुद के जुरिस्डिक्शन से। तो ये सारी कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड दी गई है, सो इसको ध्यान रखना है। अब ग्लोबल एक्सपीरियंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे देश में जो कानून लाया जा रहा है वो हम लोग यूरोपियन यूनियन की जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसी के बेसिस पे ला रहे हैं। इसके टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ये नहीं देखने को मिलता है कि नो मैटर वेयर इट इज़ बेस्ट, ये देखा जाता है कि जो डेटा मैनेजमेंट रूल्स है वो कितना सही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक कानून है जो कि यूरोपियन यूनियंस में हम लोग चाहते हैं किसी से रिलेटेड कानून हमारे देश में भी आए। एक यूरोपियन का आपका क्लाउड सर्विस गाया एक्ट देखने को मिलेगा जो कि फ्रांस और जर्मनी के द्वारा 2019 में लाया गया। इसका प्लान है कि जो छोटे और मीडियम साइज़ के जो क्लाउड प्रोवाइडर्स इंडिया में यूरोप में उसको कनेक्ट करना, ठीक है। अब इंडिया और डिजिटल सॉवरेनिटी हम लोग अपने देश में देख लेते हैं कि एक तो यहाँ पे आप देखो कि डेटा को लिवरेज करने के लिए यहाँ पे पुश किया जा रहा है। की टूल्स है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। साथ ही डोमेस्टिक पुश है यहाँ पे ग्लोबल डिप्लोमेटिक जो गैम्बिट है उसके द्वारा बैक किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे बातें की जा रही है कि हम लोग डेटा सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, डेटा को लिवरेज करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या स्टेप्स लिया गया है? 2 स्टेप्स ली गई है। सबसे पहले ये बिल है 2019 का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसमें कि जो लोगों की पर्सनल डेटाज है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। RBI के द्वारा भी डायरेक्शन दी गई है सारे सिस्टम प्रोवाइडर्स को कि वो इंटायर डेटा को इंश्योर करे जो भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है और उनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और इसको सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करके रखा जाए। तो ये भी बात की जा रही है। तो देखते हैं कितनी हद तक हम लोग यहाँ पे सक्सेस हो पाते। सिडनी डायलॉग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है
जो कि थिंक टैंक है। हमारा क्या है, नीति आयोग थिंक टैंक है, यानी कि सोचने वाली ये ग्रुप है जो कि पॉलिटिकल, बिजनेस, इन्वायरमेंट को एक साथ लाती है और कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में ये बात करते हैं। मीटिंग में क्या हुआ कि हमारे पीएम के द्वारा यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कहा गया है। फर्स्ट है कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव जो पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे देश में होनी चाहिए, जिसमें कि यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी हो, एफिशिएंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप कहीं पे भी पेमेंट करो तो ऐसा नहीं कि वो अटक जाए, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो और ट्रस्ट बिल्डअप ना कर सको। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है गवर्नेंस को लेकर, इंक्लूजन को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर। इंडिया में आप देखो कि ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैसिव अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखें इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर्स में, तो ये भी लाया जा रहा है। एफर्ट्स है कि हम लोग कैसे इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करें, वो भी टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे कि 5G हो गए, 6G हो गए। तो ये सब है जो कि हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा कहा गया है। ओके, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आएंगे। बेसिकली आप ये समझना है कि डिजिटल सॉवरेनिटी है क्या, ठीक है, कहाँ से निकल कर आया। सिडनी डायलॉग आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, सो इट इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल सॉवरेनिटी। सिग्निफिकेंस क्या है ये हम लोग देख लिए, साथ ही इंडिया में क्या है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। सीबीआई और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है चीफ, अब वो होल्ड करेंगे ऑफिस अप टू 5 ईयर। बहुत अच्छी बात है। ये आप देखो प्रेसिडेंट के द्वारा 2 ऑर्डिनेंस लाए गए। अब प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं वो आर्टिकल 1, 2, 3 है। आपको ये बताना कि गवर्नेंस के द्वारा जो राज्यों में ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत लाते हैं। यहाँ पे सेंटर को अलाउ किया गया है कि जो टेन्योर है डायरेक्टर जो कि सीबीआई के है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ईडी के, उनका जो टेन्योर है पहले 2 इयर्स होता था, अब इसको यहाँ पे चेंज करके इंक्रीज़ किया गया जो कि 5 इयर्स तक रहेगा। इसके लिए क्या किया गया है, तो सरकार के द्वारा यहाँ पे अमेंड की गई है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, जिसके तहत यहाँ पे सीबीआई को पावर दी गई है। तो सीबीआई के डायरेक्टर के लिए ये आपका कानून में अमेंडमेंट किया गया। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 है जो कि ईडी के डायरेक्टर के लिए ये कानून को अमेंड किया गया और इनकी जो टेन्योर है वो एक्सटेंड की गई है। दोनों का फिक्स 2 ईयर टेन्योर था, बट ऑर्डिनेंस से अब यहाँ पे 3 इयर्स जो है एक्सटेंशन मिल गई है, तो टोटल 5 इयर्स का इनका टेन्योर हो गया। फाइन। सेकेंड है कि आंध्र प्रदेश से असेंबली जो है एक बिल पास कर रही है जिससे कि जो एक्ट है जिसमें कि 3 कैपिटल होंगे इस राज्य के, वो रिपील कर दिए जाएंगे। देखिए बात तो यही हुआ था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब निकल कर गया तो फिर हैदराबाद चला गया तेलंगाना के साथ। तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होगी। क्या क्या होगी, एक तो कुर्नूल है जो कि जुडिशियल कैपिटल होगी, अमरावती यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम है जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। अब ये हटाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है फेवर में, तो यहाँ पे क्या होगा कि अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा, फिनेंशियल इफिशिएंट हो पाएगी क्योंकि बेटर तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करेंगे। नो नीड ऑफ एक्वायरिंग लार्ज एग्रीकल्चर लैंड को यूटिलाइज करना, एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो पाएंगे। लेकिन 3 कैपिटल बनाने के अगेंस्ट में आर्गूमेंट क्या है कि देखिए 3 कैपिटल, एक कैपिटल से तो चल नहीं पाता है हमारा राज्य, 3 कैपिटल बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन हैम्पर हो जाएगी, लैक ऑफ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होगा, नेटवर्क भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। और विशाखापट्टनम जो रीजन है यहाँ पे साइक्लोन बहुत होते हैं, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो इसलिए एक कैपिटल ही बेस्ट है। 3 कैपिटल बनाने से कहीं ना कहीं जो है कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होंगे। सो दीज आर द थिंग्स विल बी गोइंग टू बी हैपन। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल करने की बात की जा रही है। चलिए अच्छी बात है। सो हमारे यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द लेसन्स थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे और अक्टूबर मंथ की जो टॉपिक बची हुई है उसे भी मैं एक साथ डील करते हुए जाऊँगी। फाइन। तो अगर आप लोग को विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ मेल करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आंसर राइटिंग भी अगर आप लोग को डेली बेसिस पे लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके लिए भी आप लोग मेल आईडी पे मेल करके आप लोग लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। डेली आपको 4 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की लेसन देखने को मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना, मिलती हूँ कल। थैंक यू।